आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी क्या होती है? ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब हम देख लेते हैं ऊष्मागतिकी का एक उदाहरण। इस उदाहरण से हमें समझ में आ रहा है कि ऊष्मागतिकी हमारी डेली लाइफ में कितना यूज होती है। अब हम देखते हैं ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ पद। पहला, ऊष्मागतिक निकाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ऐसा निकाय जिसकी अवस्था ऊष्मागतिक राशियों पर निर्भर करती है ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। उदाहरण के लिए एक सिलेंडर में बंद गैस ऊष्मागतिक निकाय है क्योंकि उसकी अवस्था उसके दाब, आयतन तथा ताप पर निर्भर करती है। जैसा कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यह एक क्लोज सिस्टम है जिसमें गैस भरी हुई है। यही क्या है? ऊष्मागतिकी निकाय है। यह भी ऊष्मागतिकी निकाय का उदाहरण है। आगे सेकंड, ऊष्मागतिक निर्देशांक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। किसी निकाय की ऊष्मागतिक अवस्था की पूर्ण जानकारी के लिए जिन राशियों का ज्ञान होना आवश्यक होता है उन राशियों को ऊष्मागतिक निर्देशांक कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी गैसीय निकाय की ऊष्मागतिक अवस्था व्यक्त करने के लिए दाब P, आयतन V तथा ताप T का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अर्थात गैसीय निकाय के लिए P, V तथा T ऊष्मागतिक निर्देशांक हैं। अब हम उदाहरण से समझेंगे कि ऊष्मागतिक निर्देशांक क्या है। माना कि ये क्लोज सिस्टम है जिसमें गैस भरी हुई है। जब हम इसे हीट देते हैं तो गैस क्या करती है? अपवर्ड डायरेक्शन पर प्रेशर P लगाती है, जिससे क्या होता है? गैस का प्रसार होता है। गैस का प्रसार होने से आयतन भी इंक्रीज होगा तथा जब हम इसे हीट देते हैं तो सिस्टम का ताप भी इंक्रीज हो जाता है। यही दाब P, आयतन V तथा ताप T ऊष्मागतिकी निर्देशांक है। थर्ड है अवस्था समीकरण इक्वेशन ऑफ स्टेट। प्रत्येक निकाय के ऊष्मागतिक निर्देशांक आपस में एक समीकरण द्वारा संबंधित होते हैं। इस संबंध को अवस्था समीकरण कहते हैं। अतः किसी निकाय का अवस्था समीकरण उस निकाय के ऊष्मागतिक निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए गैस के ऊष्मागतिक निर्देशांक दाब P, आयतन V तथा ताप T एक समीकरण P V T = 0 के रूप में संबंधित होते हैं तथा एक मोल आदर्श गैस के लिए यह अवस्था समीकरण P भी = RT होता है। फोर्थ नंबर पे है साम्य अवस्था स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था क्या होती है? साम्यावस्था में निकाय के ऊष्मागतिक निर्देशांकों के मान समय के साथ बदलने नहीं चाहिए। यह साम्यावस्था होती है। ऊष्मीय संतुलन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब किसी निकाय के ऊष्मागतिक निर्देशांक जैसे गैसीय निकाय के लिए दाब, आयतन तथा ताप नियत रहते हैं अर्थात समय के साथ बदलते नहीं हैं तो निकाय साम्यावस्था में कहलाता है। ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में निकाय के प्रत्येक भाग का ताप समान होता है तथा वह ताप बाह्य ताप के बराबर होता है। जब दो निकाय परस्पर ऊष्मीय संतुलन में होते हैं तो उनके ताप भी समान होते हैं। एग्जाम्पल, माना दो गैसीय निकाय A व B परस्पर अपने बीच एक पृथककारी दीवार द्वारा संपर्क में है लेकिन इनका बाह्य वातावरण में कोई संबंध नहीं है। अब यदि निकायों A व B की ऊष्मागतिक अवस्था अर्थात ताप, दाब, आयतन समय के साथ बदलते नहीं है तो हम कह सकते हैं दोनों निकाय A व B परस्पर ऊष्मीय संतुलन में हैं। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियमानुसार यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। अर्थात यदि निकाय A व निकाय C परस्पर ऊष्मीय संतुलन में है तथा निकाय B व निकाय C परस्पर ऊष्मीय संतुलन में है तो निकाय A व निकाय B भी परस्पर ऊष्मीय संतुलन में होंगे। अब हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सिस्टम ए को इंसुलेटर के थ्रू सिस्टम बी के साथ कनेक्ट किया गया है। अब दोनों सिस्टम के बीच में जो इंसुलेटर कनेक्ट है, यह इंसुलेटर दोनों सिस्टम को आपस में हीट कंडक्ट करने से रोकता है, जिससे दोनों सिस्टम में आपस में हीट कंडक्ट नहीं हो पाती। अब हम किसी तीसरे सिस्टम सी को कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू बाकी के दोनों सिस्टम ए और बी के साथ कनेक्ट करेंगे। सिस्टम सी का जो टेम्परेचर है दोनों सिस्टम ए और बी से डिफरेंट है। अब तीनों सिस्टम कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट है, इस वजह से तीनों सिस्टम एक दूसरे से हीट कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। हीट कंडक्ट होने की वजह से तीनों सिस्टम का जो टेम्परेचर है बदलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करती है। और कुछ टाइम बाद ये तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि सिस्टम ए व सिस्टम सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तथा सिस्टम बी व सिस्टम सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम ए और सिस्टम बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। नेक्स्ट है निकाय द्वारा तथा निकाय पर किया गया कार्य, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो माना प्रारंभ में पिस्टन पर कुछ वाट वेट्स रखे हैं। अब यदि पिस्टन से वाट हटाते हैं तो गैस का एक्सपांसन होगा, अर्थात जो वॉल्यूम है इंक्रीज होगा तथा एक्सटर्नल प्रेशर के विरुद्ध आयतन वृद्धि में गैस कुछ वर्क करेगी। इसके विपरीत यदि पिस्टन पर वाट को और बढ़ाते हैं तो गैस का कंप्रेशन होगा, अर्थात जो वॉल्यूम है डिक्रीज होगा तथा एक्सटर्नल प्रेशर द्वारा गैस का आयतन घटने में गैस पर कुछ वर्क किया जाएगा। तो इससे हमें दो बातें समझ में आ रही हैं कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो जो वॉल्यूम है इंक्रीज़ हो रहा है तथा वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम में क्या प्रोसेस होती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे पास यह एक क्लोज सिस्टम है जिसमें गैस भरी हुई है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर से नीचे मूव करता है। माना इसमें कुछ वेट्स वाट रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ वाट को हटा देते हैं तो गैस क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन पर प्रेशर लगाएगी, जिससे गैस का एक्सपांसन होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो गैस यहाँ पर पिस्टन पर कुछ वर्क कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। तो पहला है प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय द सिस्टम इन एक्सपांसन। तो हम इसका गणितीय रूप देख लेते हैं। तो माना पिस्टन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो एरिया है ए है तथा गैस का प्रारंभिक दाब P है, तब गैस द्वारा पिस्टन पर लगने वाला बल दाब इंटू क्षेत्रफल या फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब यदि पिस्टन पर से वाट हटाकर गैस का एक्सपांसन किया जाता है तो गैस पिस्टन पर वर्क करके उसे अपवर्ड डायरेक्शन पर डिस्प्लेस करती है। माना जब पिस्टन पोजीशन ए से पोजीशन बी में आता है तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स होता है, अतः गैस के आयतन में वृद्धि डेल भी इक्वल टू ए इंटू डेल एक्स तथा इस एक्सपांसन में गैस द्वारा किया गया वर्क तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डेल एक्स या डेल डब्ल्यू इक्वल टू जो एफ़ की वैल्यू है क्या है, पी इंटू ए है, तो हम एफ़ के स्थान पे पी इंटू ए रख देते हैं इंटू डेल एक्स, या डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी और ए इंटू डेल एक्स क्या होता है, डेल भी। ठीक है, तो प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल भी। ठीक है। सेकंड है संपीड़न में निकाय पर किया गया कार्य, वर्क डन ऑन द सिस्टम इन कंप्रेशन। यदि दाब P पर गैस के आयतन में कमी डेल भी होती है तो कार्य गैस पर किया जाता है। गैस पर किया गया कार्य डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी ए इंटू माइनस डेल एक्स इक्वल टू माइनस पी डेल भी। तो यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जब हम गैस का कंप्रेशन करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है डिक्रीज़ हो जाता है, तो माइनस साइन यहाँ आयतन में कमी को शो कर रहा है। ठीक, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है, ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। यही ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ है।
इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की गणितीय डेफिनेशन देख लेते हैं। तो किसी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेट में परिवर्तन किया जाता है तो सिस्टम कुछ ऊष्मा एब्जॉर्ब या रिलीज करता है। सिस्टम द्वारा या सिस्टम पर कुछ वर्क किया जाता है तथा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कुछ वृद्धि अथवा कमी होती है, अर्थात डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि हमारे पास एक वाटर हीटर है जिसमें पानी गर्म होने को रखा है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह वाष्प या भाप के रूप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ रूप चेंज हो रहा है, जो पहले वाटर था अब वह वाष्प में चेंज हो जाता है और यह एक फिजिकल चेंज भी है। नेक्स्ट है हीट इंजन। हीट इंजन क्या होती है? हीट इंजन एक ऐसी साइक्लिक प्रोसेस होती है जो हीट को अविरत रूप से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। सैद्धांतिक रूप से हीट इंजन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है सोर्स ऑफ हीट। इसमें क्या होता है, इसे कांस्टेंट हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि इसका टेम्परेचर बिना चेंज हुए इससे अपार ऊष्मा ली जा सके। सेकंड है सिंक ऑफ हीट। इसमें क्या होता है, इसे कांस्टेंट लो टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि इसका टेम्परेचर बिना चेंज हुए इसे अपार ऊष्मा दी जा सके। व्यवहार में वायुमंडल ही उपयुक्त सिंक का कार्य करता है। थर्ड है वर्किंग सब्सटेंस। तो इसमें क्या प्रोसेस होती है, तो यह हीट सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है। इस हीट का कुछ पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है तथा शेष एनर्जी सिंक को वापस कर देता है। इसे एक चक्र या साइकिल कहते हैं, चूँकि एक कंप्लीट चक्र के बाद कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, अतः इसकी इंटरनल एनर्जी अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार चक्र की बार बार पुनरावृत्ति से अविरत कार्य मिलता रहता है। हमारे पास यह एक हीट इंजन है और सैद्धांतिक रूप से हीट इंजन के 3 पार्ट्स होते हैं जिनको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यह क्या है, हमारे पास Q1 है जहाँ से हम कितनी भी ऊष्मा ले सकते हैं, और ये क्या है Q2 सिंक ऑफ हीट, जहाँ हम कितनी भी ऊष्मा दे सकते हैं, और यह एक कार्यकारी पदार्थ है जो Q1 से ऊष्मा लेता है और Q2 को ऊष्मा देता है। हीट इंजन की कार्यविधि में क्या होता है, तो हीट इंजन की एक चक्र में कार्यविधि प्रदर्शित है। तो माना एक चक्र में इंजन का कार्यकारी पदार्थ सोर्स से ऊष्मा Q1 एब्जॉर्ब करता है तथा सिंक को ऊष्मा Q2 रिलीज करता है। शेष थर्मल एनर्जी Q1 माइनस Q2 को मैकेनिकल वर्क में बदलता है। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार Q1 माइनस Q2 इक्वल टू डब्ल्यू। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो एक चक्र में इंजन से प्राप्त उपयोगी वर्क W तथा उसके द्वारा हीट सोर्स से ली गई या एब्जॉर्ब की गई थर्मल एनर्जी Q1 की निष्पत्ति को इंजन की एफिशिएंसी कहते हैं। इसे प्रायः ग्रीक अक्षर ईटा से व्यक्त करते हैं, अर्थात हीट इंजन की दक्षता। ईटा इक्वल टू एक चक्र में इंजन से प्राप्त वर्क W अपॉन एक चक्र में इंजन द्वारा एब्जॉर्ब की गई ऊष्मा Q1। नेक्स्ट है कार्नोट्स का आइडियल इंजन। तो किसी इंजन की एफिशिएंसी का अध्ययन करने के लिए सादी कार्नोट जैसे वैज्ञानिक ने सन 1824 में एक ऐसे सैद्धांतिक आदर्श इंजन की कल्पना की जिसमें किसी भी प्रकार जैसे घर्षण इत्यादि से ऊष्मा का क्षय नहीं होता है। यह इंजन उत्क्रमणीय है तथा इसकी दक्षता या एफिशिएंसी केवल सोर्स व सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जिनके मध्य यह वर्क करता है। व्यवहार में किसी भी इंजन की एफिशिएंसी इसकी एफिशिएंसी से अधिक नहीं हो सकती। कार्नोट्स इंजन के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिसमें पहला है ऊष्मा स्रोत, दूसरा है ऊष्मा सिंक, तीसरा है पूर्ण कुचालक प्लेट तथा फोर्थ है सिलेंडर एंड पिस्टन। हीट सोर्स, यह एक अनंत क्षमता का हीट सोर्स है। यह सदैव कांस्टेंट हाई टेम्परेचर T1 के पर रहता है, अर्थात इससे कुछ भी ऊष्मा लेने पर इसका जो टेम्परेचर है चेंज नहीं होता। सेकंड है हीट सिंक, यह सदैव कांस्टेंट लो टेम्परेचर T2 के पर रहता है। इसकी क्षमता भी अनंत मानी जाती है, अर्थात कुछ भी ऊष्मा प्रदान करने से इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। थर्ड है कंप्लीटली इंसुलेटिंग प्लेट,
यह ऊष्मा की एक इंसुलेटिंग प्लेट होती है जो कि ऊष्मा को अपने अंदर से होकर प्रवाहित नहीं होने देती। फोर्थ है सिलेंडर एंड पिस्टन। यह एक मशीन के समान पार्ट है। सिलेंडर की दीवारें पूर्णतः कुचालक पदार्थ से बनी होती हैं और इसका आधार पूर्णतः चालक पदार्थ का बना होता है। पिस्टन भी पूर्ण कुचालक पदार्थ का बना होता है तथा सिलेंडर के अंदर पिस्टन बिना किसी घर्षण से सरक सकता है। सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस भरी रहती है। सिलेंडर को हीट सोर्स से कुचालक प्लेट अथवा सिंक किसी के साथ भी रखा जा सकता है तथा इसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन। इस इंजन का आविष्कार सन 1876 में डॉक्टर ऑटो ने किया था, इसलिए इस इंजन को उन्हीं के नाम के आधार पर ऑटो इंजन कहते हैं। चूँकि इस इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त करते हैं, इसे पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। कभी कभी इस इंजन को 4 आघात इंजन भी कहते हैं क्योंकि इस इंजन के प्रत्येक चक्र में 4 आघात होते हैं। ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन का यह एक एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि इसमें बहुत से पार्ट होते हैं और हर पार्ट का क्या कार्य होता है इसके बारे में जानेंगे। इसकी संरचना क्या होती है, तो यह चित्र 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। इसमें इंजन के विभिन्न घटकों को लेबल किया गया है जो इस प्रकार है। तो पहला है इंटेक, यहाँ से वायु ईंधन मिश्रण इंजन के सिलेंडर में प्रवेश करता है। सेकंड है बाल्ब, ये इंटेक और एग्जस्ट बाल्ब होते हैं जो मिश्रण के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करते हैं। थर्ड है स्पार्क प्लग, यह ईंधन मिश्रण को जलाने के लिए चिंगारी उत्पन्न करता है। फोर्थ है पिस्टन, यह सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे गति करता है जिससे इंजन की शक्ति उत्पन्न होती है। फिफ्थ है सिलेंडर, यह वह कक्ष है जहाँ दहन की प्रक्रिया होती है। सिक्स्थ है शाफ्ट, यह पिस्टन की गति को घूर्णन ऊर्जा में बदलता है और इंजन को चलाता है। 7 है एग्जस्ट, यहाँ से जलने के बाद निकली हुई गैस इंजन के बाहर निकलती है। तो यह इसकी संरचना हो गई। तो फर्स्ट है इंटेक स्ट्रोक, इसमें प्रथम आघात में दिखाया गया है कि इस आघात में प्रवेश बल्ब खुल जाता है तथा कार्ब्यूरेटर से वायु मिली पेट्रोल की जो वाष्प होती है सिलेंडर में प्रवेश करती है तथा पिस्टन भी सिलेंडर से बाहर की ओर हटता है और जब पेट्रोल वाष्प की पर्याप्त मात्रा सिलेंडर में आ जाती है तो प्रवेश बल्ब स्वयं ही बंद हो जाता है। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि प्रवेश बल्ब खुलता है और कार्ब्यूरेटर से वायु मिली पेट्रोल की वाष्प सिलेंडर में प्रवेश करती है और पेट्रोल की पर्याप्त मात्रा सिलेंडर में आ जाती है तो प्रवेश बल्ब स्वयं ही बंद हो जाता है। सेकेंड है कंप्रेशन स्ट्रोक, द्वितीय आघात या संपीड़न आघात में दिखाया गया है। इसमें दोनों बल्ब बंद रहते हैं तथा पहिए के घूमने के कारण पिस्टन सिलेंडर में अंदर की ओर बढ़ता है जिससे वायु पेट्रोल मिश्रण का रुद्धोष्म संपीड़न होता है। रुद्धोष्म संपीड़न के कारण पेट्रोल वाष्प का आयतन अपने 1/5 पहले आयतन का रह जाता है तथा वाष्प का ताप बढ़कर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक इसी समय स्पार्क प्लग एस का विद्युत चक्र पूर्ण हो जाता है तथा इस प्लग से चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें दोनों बल्ब बंद हो जाते हैं तथा वायु पेट्रोल का रुद्धोष्म संपीड़न होता है और कुछ प्रोसेस के बाद चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। थर्ड है पावर स्ट्रोक, तृतीय आघात या कार्याघात में दिखाया गया है। जब स्पार्क प्लग एस से 600 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित पेट्रोल वाष्प में चिंगारियाँ निकलती है तो पेट्रोल वाष्प में आग लग जाती है तथा नियत आयतन पर वाष्प का ताप एकदम से बढ़कर 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस दौरान पिस्टन नहीं चलता। अब इतने अधिक ताप पर संपीड़ित गैस का रुद्धोष्म प्रसार हो जाता है जिससे पिस्टन भी बहुत अधिक वेग से सिलेंडर से बाहर की ओर हटता है तथा गाड़ी का पहिया बहुत तेज़ी से घूम जाता है। इसी आघात में इंजन कार्य करता है जिससे पिस्टन सिलेंडर के अंदर में पहुंच जाता है, तभी निकास बल्ब खुल जाता है। फोर्थ है एग्जस्ट स्ट्रोक, इस क्रिया में ऊष्मा से बाहर जाती है तथा पिस्टन सिलेंडर में अंदर की ओर चलता है ताकि सिलेंडर से जली हुई समस्त पेट्रोल वाष्प बाहर चली जाए। इस आघात के पूर्ण होने पर निकास बल्ब स्वयं बंद हो जाता है तथा प्रवेश बल्ब स्वयं खुलकर पुनः पहले आघात को प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार आघातों का एक चक्र पूरा हो जाता है तथा दूसरा नवीन चक्र प्रारंभ हो जाता है। इसे इंजन में यही क्रिया निरंतर रूप से होती रहती है। अब एग्जस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें पिस्टन सिलेंडर में अंदर की ओर चलता है ताकि सिलेंडर से जली हुई समस्त पेट्रोल वाष्प चली जाए। नेक्स्ट है डीजल इंजन,
इस इंजन का आविष्कार सन 1900 में जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसे डीजल इंजन कहते हैं। इसकी संरचना तथा कार्यविधि पेट्रोल इंजन से बहुत कुछ मिलती जुलती है। केवल अंतर इतना होता है कि इसमें स्पार्क प्लग के स्थान पर एक अन्य वाल्व होता है जिसे तेले वाल्व या नोजल कहते हैं। इस वाल्व से होकर डीजल ऑयल सिलेंडर में प्रवेश करता है। चित्र में डीजल इंजन की कार्यविधि प्रदर्शित है। इसमें एक पिस्टन युक्त सिलेंडर है। इसमें 3 वाल्व आई डैश तथा ई है। आई प्रवेश वाल्व, आई डैश ऑयल प्रवेश वाल्व या नोजल तथा ई निकास वाल्व। ये वाल्व 4 आघातों द्वारा ठीक समय पर स्वतः खुलते तथा बंद होते हैं। इस इंजन में भी कार्यकारी पदार्थ वायु होती है। प्रत्येक चक्र में यह इंजन 4 आघात करता है। ये आघात निम्न है। अब डीजल इंजन कैसे वर्क करता है, तो जब यह इंटेक वाल्व खुलता है तो कार्ब्यूरेटर से हवा और इंजन को खींचता है तथा पिस्टन ईंधन और हवा के मिश्रण को कंप्रेस करने में काम करता है और पावर स्ट्रोक में ईंधन का दहन होता है और अंतिम में एग्जॉस्ट के थ्रू जली हुई ईंधन वाष्प बाहर निकल जाती है। अब हम 4 आघातों के बारे में समझेंगे, जिसमें पहला है फर्स्ट स्ट्रोक। इसमें फर्स्ट स्ट्रोक प्रदर्शित है। इस स्ट्रोक में एयर इंटेक वाल्व ओपन होता है तथा ऑयल इंटेक वाल्व आई डैश एंड एग्जॉस्ट वाल्व ई क्लोज्ड होते हैं। अब पिस्टन सिलेंडर से बाहर की ओर मूव करता है तथा सिलेंडर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर वाल्व आई द्वारा प्रवेश करती है। अब जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस स्ट्रोक में एयर इंटेक वाल्व ओपन होता है और सिलेंडर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर वाल्व आई द्वारा प्रवेश करती है। सेकंड है कंप्रेशन स्ट्रोक या सेकंड स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में दिखाया गया है कि इस स्ट्रोक में तीनों वाल्व क्लोज्ड होते हैं तथा पिस्टन सिलेंडर में भीतर की ओर मूव करता है, जिससे सिलेंडर में भरी एयर का रुद्धोष्म में कंप्रेशन होता है। इस कंप्रेशन में एयर का वॉल्यूम अपने पहले वॉल्यूम का 1/17वां भाग रह जाता है तथा टेम्परेचर एकदम से बढ़कर 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस स्ट्रोक के अंत में ऑयल इंटेक वाल्व आई डैश खुल जाता है। अब जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो तीनों वाल्व हैं अभी क्लोज्ड हैं तथा स्ट्रोक के अंत में ऑयल इंटेक वाल्व खुल जाता है। थर्ड है पावर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन पुनः सिलेंडर से बाहर की ओर मूव करने लगता है तथा ठीक इसी टाइम डीजल ऑयल की फुहार वाल्व आई डैश से सिलेंडर में प्रवेश करती है। यहाँ ऑयल टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पर आकर तुरंत जल उठता है। ऑयल की मात्रा को नियंत्रित करके वायु के टेम्परेचर में वृद्धि को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि सिलेंडर के बाहर मूव होने पर वायु का एक्सपांसन कांस्टेंट प्रेशर पर हो। इससे वायु का टेम्परेचर बढ़कर 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जैसे ही वायु का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, ऑयल इंटेक वाल्व आई डैश बंद हो जाता है, जिससे सिलेंडर में ऑयल का आना रुक जाता है। अब शेष स्ट्रोक में वायु का रुद्धोष्म प्रसार होता है, जिससे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब एग्जॉस्ट वाल्व ई ओपन हो जाता है, जिससे वायु का प्रेशर गिरकर वायुमंडलीय प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इस क्रिया में हीट सिलेंडर से बाहर की जाती है, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। फोर्थ है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पुनः पिस्टन सिलेंडर में अंदर की ओर मूव करता है, जिससे जली हुई गैस एग्जॉस्ट वाल्व ई से बाहर निकल जाती है। इस स्ट्रोक के कंप्लीट होने पर एग्जॉस्ट वाल्व ई स्वयं क्लोज्ड हो जाता है तथा एयर इंटेक वाल्व ई स्वयं ओपन होकर पुनः फर्स्ट स्ट्रोक को प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार इंजन में यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, जो जली हुई गैस है एग्जॉस्ट वाल्व ई से बाहर निकल जाती है। अब हम ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को अनेक टाइप से बताया जा सकता है, बट सभी स्टेटमेंट्स भावार्थ की दृष्टि से समान हैं। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियमानुसार द्वितीय प्रकार की शाश्वत मशीन का निर्माण करना इम्पॉसिबल है। इसमें अग्रलिखित 2 स्टेटमेंट्स निहित हैं, जिसमें फर्स्ट है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, सेकंड है क्लाउसियस का स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट फर्स्ट है केल्विन प्लांक कथन। तो केल्विन प्लांक कथन का स्टेटमेंट यह कहता है कि ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण इम्पॉसिबल है जो कि साइक्लिक प्रोसेस
मैं किसी सोर्स से हीट लेकर वर्किंग मटेरियल में बिना कुछ चेंजेस लाए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सकें। सेकंड है क्लाउसिस का कथन। तो क्लाउसिस का स्टेटमेंट यह कहता है कि ऐसी किसी भी ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण इम्पॉसिबल है जो कि साइक्लिक प्रोसेस में बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की हेल्प से हीट को कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट पर पहुंचा सके। यह इनका एग्जाम्पल है।